आज भाजपा नेता और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के ऊपर 10 आरोप। 2 आरोप तो आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख रहे होंगे जो प्रशांत किशोर भी लगा चुके हैं कि कैसे वो एक माइनॉरिटी के एक हॉस्पिटल जिसको कि MGM हॉस्पिटल कहते हैं, माता गुरजा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, उसके एक क्लर्क से काम करते हुए वो उसके डायरेक्टर कैसे बन गए, उसका सर्वे सर्वा कैसे बन गए। दूसरा जो उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ है कि एक सरदार जी की हत्या हुई है। प्रशांत किशोर जी ने नाम नहीं बताया था, लेकिन उनका नाम है करतार सिंह और वो इस हॉस्पिटल से संबंधित है। ये 2 आरोप तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसके अलावा 8 आरोप और हम देते हैं, उसका पूरा डिटेल हम एविडेंस के साथ देंगे आपको। पहले वो लिस्ट 8 को देख लीजिए। तीसरा जो आरोप इनके ऊपर है कि इस MGM हॉस्पिटल के साथ साथ 1990 के दशक में वहां पे एक और हॉस्पिटल दोनों साथ में चलता था, इनफैक्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, लाइन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, उसका क्या हुआ, वो खत्म हो गया। चौथा आरोप, जो मेडिकल कॉलेज को इन्होंने कैप्चर किया वो माइनॉरिटी का है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। संसद में उसको लेकर के सवाल तक उठाया गया। 1996 में संसद में एक शिरोमणि अकाली दल के नेता ने इसके ऊपर आरोप लगाया है और वो उन्होंने बताया कि ऐसे देश में बहुत विरले एक हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल था ये, तो वो भी हम आपको बताएंगे। 5वां आरोप, ये बलवंत सिंह जो भारत सरकार के मिनिस्टर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका इस MGM हॉस्पिटल जो आज दिलीप जायसवाल जी के पास है और लॉयन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के साथ क्या संबंध है, इनका दिलीप जायसवाल जी के साथ क्या झगड़े थे, वो पूरी कहानी बताएंगे। उसके बाद फिर करतार सिंह की तो बात हो रही है जिनकी हत्या हो गई है, लेकिन उनकी माता जी अभी भी जिंदा है और उनका एक भाई है जो अभी भी जिंदा है, उनकी पूरी कहानी बताएंगे आपको। उसमें प्रतिमा कौर उनके माता जी का नाम है। हाँ, जो 7वां सवाल है कि वो हॉस्पिटल जो था वो शुरुआती दौर में पटना में हुआ करता था, इसी पटना में होता था और यहाँ से उसको किशनगंज शिफ्ट किया गया था 90 के दशक में ही, उसकी क्या कहानी है। 8वां आरोप, क्यों बिहार गवर्नमेंट 1990 के दशक में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्यों उस हॉस्पिटल को परमानेंट मेडिकल कॉलेज की मान्यता नहीं दे रहे े और उस मान्यता को प्राप्त करने के लिए संजय जायसवाल जी को अपना पॉलिटिकल कनेक्शन लगाना पड़ा। NDA की सरकार बनी पहले देश में, उसके बाद जाकर के इसको मेडिकल उसमें मान्यता मिली थी, सर्वोच्च न्यायालय तक का मामला चला गया था। तो इसकी पूरी कहानी क्या है। 9वां आरोप है कि जायसवाल जी का इनकम जो है वो कोरोना के काल में सिर्फ 2020 से लेकर 2021 के दौरान 1 करोड़ 21 लाख रुपए पहुंच गई एक साल में, जबकि ऑफिशियल जो है जो वो देते हैं सरकार को अपना ब्यौरा, मेरी इनकम क्या है, जो MLC के रूप में उन्होंने सरकार को दिया है ब्यौरा, उसके हिसाब से 1 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई, जबकि उसके पहले साल तक उनकी इनकम सालाना जो है मात्र 15 लाख हुआ करती थी। तो कोरोना काल की क्या कमाई है इनकी। 10वां और आखिरी आरोप इनके ऊपर ये है कि इनके हॉस्पिटल से, जो MGM हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे किशनगंज में, इनके हॉस्पिटल के कॉलेज से 90 से लेकर के 2012, 13, 14 तक ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट का किडनैपिंग हुआ करता था और उससे पैसे मांगे जाते थे। और वो जो वीडियो जो संसद में है, एक सरदार जी SAD के उठा रहे हैं, उसमें भी इसका जिक्र है। तो ये 10 आरोप का हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। उसके साथ साथ और भी इनके ऊपर कुछ बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे कहानियां हैं इनका, जिसके लिए हमने बहुत पहले एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी रहेगा, एंड में आप स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। तो उसमें आपको जैसे उनका जो बेटा है इच्छित भारत है, उनकी पत्नी है, उनका इलेक्शन से रिलेटेड जो उनकी क्या इतिहास है, वो सब सारा चीज़ उसमें है, लेकिन उसको हम इसमें टच नहीं करेंगे। शुरू करते हैं वहीं से, पुरानी स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। 1980 का दशक था। 1980 के दशक में पटना के अंदर मलेश्वर सिंह और प्रतिमा कौर, ये दोनों पंजाबी हस्बैंड वाइफ थे और इन लोगों ने एक मेमोरियल हॉस्पिटल शुरू किया यहीं रुकनपुरा में, पटना के अंदर। उसके बाद फिर इनको किशनगंज ले जाया गया। इस हॉस्पिटल को किशनगंज ले जाने के पीछे कारण बताया जाता है कि उस समय 1989 में
जो बलवंत सिंह थे वो वीपी सिंह की सरकार में मिनिस्टर बन चुके थे। उसके बाद ये देवेगौड़ा की सरकार में भी बनेंगे, उसके बाद फिर ये गुजराल की सरकार में भी बनेंगे। तो उनकी मदद से हुआ कि आप पटना से बाहर लेके चलिए रूरल एरियाज में हेल्प करने, या होता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो रिकॉग्नाइजेशन मिलने में आसानी होती है, तो उसको उठा करके लेके जाया जाता है किशनगंज में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन था पूरे बिहार का, आज भी बैकवर्ड, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन है। तो उस आधार पे इनको शिफ्ट करके वहां पे रिकॉग्नाइजेशन लेने का प्रयास किया, और 1992 में बलवंत सिंह ने अपने प्रयासों से वो रिकॉग्नाइजेशन ले भी लिया, लेकिन वो परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, वो टेम्पररी रिकॉग्नाइजेशन था, और वो मेडिकल कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन नहीं, वो सिर्फ हॉस्पिटल का रिकॉग्नाइजेशन था। और रिकॉग्नाइजेशन जो मिला वो सिर्फ एक हॉस्पिटल को नहीं मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला एक जो एमजीएम है, माता गुरजा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि माता गुरजा देवी जो है वो गुरु गोविंद सिंह के उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनके नाम पे बनाया गया है। तो इनके शिफ्ट किया गया, और उसके साथ साथ लायंस क्लब मेनली इस पूरे सिस्टम को फंड कर रहा था। और कहा जाता है कि लायंस क्लब जो है वो जो करतार सिंह थे, ये करतार सिंह कह रहा हूँ, बलवंत सिंह जो थे, जो मिनिस्टर थे, जो यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनेंगे, उनका हुआ करता था, और उसके थ्रू वो चैनलाइज करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राज्यसभा के मेंबर भी बने, सब कुछ हुए, मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़े थे। वो राज्यसभा से जाया करते थे। तो बहुत ही इधर का उधर करने में, पॉलिटिकल गठजोड़ करने में, उनके पिताजी सिंगर हुआ करते थे, सिंगर के कारण वो नेताओं से मिलते थे, नेताओं के लिए प्रोग्राम करते थे, और उस कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में घुस करके उन्होंने बहुत बड़ा अपना कद काठी बना लिया था, कुछ भी नहीं होने के बावजूद। तो बलवंत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे एपिसोड के लिए, क्योंकि बलवंत सिंह 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में इस हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, और फिर ये कब्जा नहीं कर पाते हैं, और फिर उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि क्या होता है इनका। अब ये होता है कि उसी 1980 जब ये शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल को किशनगंज में, तो उसी दौरान जो मालिक थे उसके, मलेश्वर सिंह और प्रतिमा देवी, इनके दो बेटे थे। एक तो करतार सिंह जिनका मर्डर हुआ है, और एक गुरु दयाल सिंह भी हुआ करते थे, गुरु दयाल प्रसाद सिंह। तो इन दोनों बेटों के को लेकर के, क्योंकि जो 1992 के आसपास इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और मलेश्वर सिंह का डेथ हो जाता है उसी दौरान में। तो उससे पहले ही करतार सिंह के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, हालांकि कि आज तक उसका कहीं कोर्ट का एविडेंस या कुछ भी, कहीं कोई प्रोसीडिंग, कोई भी जो है वो केस वगैरह, एफआईआर वगैरह नहीं हुआ है। उनके ऊपर बलवंत सिंह ये आरोप लगाते हैं कि ये 8 करोड़ रुपया लेकर के उस फंड से, जो हॉस्पिटल का फंड था, लायंस क्लब का फंड था, उससे लेकर के भाग गए, और फिर अय्यासी करने लगे, और ये पूरा जीवन अय्यासी ही करते रहते हैं। लेकिन जब इनके पिता यानी कि मलेश्वर सिंह का डेथ होता है, तब वो वापस आ जाते हैं। वापस इसलिए आते हैं कि मलेश्वर सिंह का जब डेथ होता है तो उन्होंने अपना जो वसीयतनामा लिखा, उस वसीयतनामे में इन्होंने अपने एक बेटे जो कि गुरुदयाल सिंह थे, और उसके साथ साथ प्रतिमा देवी, इन दोनों को ट्रस्ट का पूरा सौंप दिया कि यही दोनों जो भी कुछ है वो करेंगे। इससे बलवंत सिंह को भी प्रॉब्लम हो गई। बलवंत सिंह ने सहारा लिया करतार सिंह का, और करतार सिंह बलवंत सिंह के सहारे कोर्ट में केस किए। कोर्ट में केस हुआ, उससे पहले ही यहां से एंट्री होती है दिलीप जायसवाल की, कहा जाता है, हालांकि इसका एविडेंस प्रूफ नहीं है। कहा यह जाता है कि दिलीप जायसवाल जो थे वो इसमें साथ देते हैं, उनकी माता जो प्रतिमा कौर थी, और उनका जो भाई था गुरुदयाल, और उनको साथ दे करके किसी तरह से मैनेज करा लिया गया फैमिली मैटर को, और करतार सिंह को भी उसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। इस चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनने से गुरुदयाल सिंह यानी कि तीनों फैमिली मिलकर के उसमें दिलीप जायसवाल भी जी उसमें विश्वास उसमें जीत लिए, और धीरे धीरे उनका कद काठी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो उसमें क्लर्क थे, जैसा कि प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं, कद काठी थोड़ी सी बढ़ने लगी, विश्वास उन्होंने जीत लिया था। लेकिन बलवंत सिंह ने भी केस किया, और बलवंत सिंह ने इस आधार पर केस किया कि अगर करतार सिंह केस कर सकते हैं इस डीड के ऊपर, तो हम भी केस कर सकते हैं। और ये पूरा कोर्ट का प्रोसीडिंग है। कोर्ट ने यही कहा कि करतार सिंह इसलिए कर सकते हैं क्योंकि करतार सिंह उनके बच्चे हैं, आप तो उनके बच्चे हैं नहीं, आपका क्या सर लेना देना है इस हॉस्पिटल से। तो इसलिए उनका केस जो है वो चलता है, और बहुत लंबा चलता है। लेकिन फाइनली 2005 में जब वर्डिक्ट आएगा, तो उस वर्डिक्ट में बलवंत सिंह के इस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। लेकिन उससे पहले ही 2002 में ये परमानेंट ले लेते हैं रिकॉग्नाइजेशन, और उसमें बलवंत सिंह का कहा जाता है, बलवंत सिंह लगे रहते हैं कि अपना जो है वो
जीतने के लिए, मतलब विश्वास जीतने के लिए इस हॉस्पिटल कम्युनिटी का, वहाँ के अंदर जाकर के वो लोगों से बातचीत, मतलब बहुत घुला मिला सा वो रखते हैं व्यवहार वहाँ के स्टूडेंट से लेकर के सभी लोगों से। और दूसरी तरफ जो है जायसवाल जी कर रहे होते हैं, और इसको लेकर के कई सारी खबरें हुई होती है। 1997 वाली खबर है जिसमें कि स्टूडेंट लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप 5 लाख रुपया दीजिए। तो वहां पे 2 ग्रुप बना हुआ है, इसका साफ साफ आपको दिख रहा है उस वीडियो से जो कि लोकसभा में बोला गया है। अब आप पहले लोकसभा वाला वो वीडियो ही देख लीजिए जो कि एक एसएडी के नेता ने वहां पे खड़ा होकर के बोला था। बिहार में एक माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है सर, किशनगंज में, वहां 240 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, और उन विद्यार्थियों को एग्जाम में अपीयर होने से रोकने के लिए वहां के कुछ गुंडा गिरोह बदमाश जो हैं उन्होंने 5 लाख रुपए 1 साल के लिए उनको बोला कि हमें फिरौती दी जाए, रैंसम दिया जाए। जब स्टूडेंट्स ने उनका विरोध किया और वहां झगड़ा हुआ और उनको काल से भगा दिया, उन्होंने जाकर वहां के जो ट्रस्टी थे करतार सिंह और मिस्टर रस्तोगी और एक एडमिनिस्टर था दिलीप सिंह, उसको किडनैप कर लिया। और बात सुन लिए जरा, उसको किडनैप करके सर उनको धमकी दी गई कि इस कॉलेज को क्लोज किया जाए, इस कॉलेज को बंद किया जाए। ये कॉलेज है जो सर ये माधेपुरा यूनिवर्सिटी से 1994 में अफिलिएटेड हुआ था, और इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दी है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिहार गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है, और ज्ञानी जैल सिंह ने, लेट ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन किया था। और ये कॉलेज जो है एक ऐसी संसार की एक ऐसी औरत के नाम पे है जिसको मैं समझता हूँ संसार में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिस औरत का पति भी किसी देश के लिए, किसी धर्म के लिए शहादत दे गया हो, और उस औरत का पुत्र भी किसी देश के लिए, अणख और गैर के लिए, आजादी के लिए शहादत दे गया हो, और उसे औरत के पोतरे भी इस देश की आजादी के लिए, धर्म के लिए शहादत दे गए हों, और उस औरत की भी इस देश के लिए शहादत हो। उस औरत के नाम पर जो कॉलेज रखा गया, और सिख कम्युनिटी का हिंदुस्तान में एक ही कॉलेज है पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, और उस कॉलेज को बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं और विद्यार्थियों को एग्जाम देने से रोका जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार के नोट्स में आया, अखबारों में आया, हमारे पास टेलीग्राम दी गई, और कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ, और करतार सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मैं पहले बोला था कि सरकार का कोई ध्यान ही है नहीं, उसकी जांच का घेरा बढ़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करवाया जाए, ताकि हमको ये तो हो जाए हम इस देश के बशिंदे हैं, हम इस देश के शहरी नहीं हैं। हम यहाँ देश में रहने के लिए क्या टैक्स भरना पड़ेगा 5-5 लाख वहाँ पढ़ने के लिए? क्या हम इस देश में अपने कॉलेज भी बना नहीं सकते, हम पढ़ भी नहीं सकते, हम लोगों को पढ़ा भी नहीं सकते? और आपको बताना चाहता हूँ कि 180 विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के हैं, और उस कॉलेज में सारिया कम्युनिटी के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और उस कॉलेज को बंद कराने की धमकियां दी जा रही हैं, और हमारी लाशों को कोई पता नहीं लगाया जा रहा। और होम मिनिस्टर को कंक्लूड करें प्लीज, प्रोफेसर साहब कंक्लूड करें। होम मिनिस्टर को आपने बोला था यहाँ हाउस में कि वो कुछ अपनी स्टेटमेंट देंगे, और हफ्ता एक हो गया उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और ये मामला भी ऐसे ही न टाला जाए। हम आपके निवेदन करना चाहते हैं सरकार को, और तो कोई सरकार दिखाई नहीं देती, मुझे पासवान जी दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ कर सकें तो इसका एक्शन तुरंत होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इस देश में रह भी सकते हैं कि नहीं रह सकते। और स्पीकर साहब, ये हमें 1 मिनट देने को तैयार नहीं है। हम इस देश की जो फांसी जो लोगों ने आजादी के लिए फांसी दी, उनमें 93% लोग सिख लोग थे। प्लीज कंक्लूड, जमीनें जब्त हुई, प्लीज कंक्लूड। उनमें से 90% सिख लोग थे, और 95% लोगों ने काले पानी श्री तरित बारन तोपदार, तो इसकी रिपोर्ट श्री तरित बारन तोपदार। इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे करतार सिंह को धमकी दिया जा रहा है,
और करतार सिंह को धमकी देने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति ग्रुप है। हो सकता है कि ये जो ग्रुप हो ये बलवंत सिंह का ग्रुप हो और वो हॉस्पिटल को सही मैनेजमेंट चलने नहीं दे रहा है। बलवंत सिंह भी अपना विश्वास जीतने के लिए, हॉस्पिटल का विश्वास जीतने के लिए, सभी लोगों का विश्वास, वहाँ मैनेजमेंट का विश्वास जीतने के लिए इसको 2002 में किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। इसको परमानेंट मान्यता मिल जाती है और परमानेंट मान्यता उस समय लालू यादव की सरकार नहीं दे रही थी। जो हमने सवाल किया कि लालू यादव की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार उस समय नहीं दे रही होती क्योंकि शायद उनका कनेक्शन इनसे बढ़िया नहीं था। तो लेकिन 2002 में किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट पड़ा हुआ है, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ, वो सब मैं लिंक आपको डाल दूंगा सारा वर्डिक्ट का, इसमें आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। उसी दौरान उन्होंने करतार सिंह के ऊपर एक और आरोप लगा दिया। एक आरोप था कि तो पहले से ही था कि 8 करोड़ रुपया लेके भागे थे 1980 के दशक में। 80 के दशक में बहुत बड़ी होता है 8 करोड़ रुपया। 1995 में उनके ऊपर फिर से एक आरोप लगा दिया गया कि वो जो है वो 50 लाख रुपए लेके भागे हैं, और मर्डर का भी आरोप लगा दिया गया। करतार सिंह उसके बाद फिर जो है वो भागते रहे, मतलब पुलिस से भागते रहे, क्योंकि 96 में, 97 में, 98 तक जो आपके बलवंत सिंह है वो मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो केस हो गया, उधर करतार सिंह भागे हुए, भगोड़ा घोषित हुए हैं। 2005 में फाइनली वो सरेंडर करेंगे और उस सरेंडर करने के बाद कोर्ट से वो केस को जीत जाते हैं, वो निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं एविडेंस के अभाव में। तब तक जो है वो करतार सिंह भी, जो ये बलवंत सिंह है, वो बहुत कमजोर पॉलिटिकली हो चुके होते हैं। बीजेपी की सरकार जा चुकी होती है, कांग्रेस में उनका कोई खास कनेक्शन नहीं था क्योंकि एसएडी से बेसिकली उनका कनेक्शन था। और 2005 के बाद अगर आप देखिएगा तो ऑल ऑफ सडन 2007 के बाद ये केस का फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आता है। उसके बाद मेनली वो जो काम कर रहे होते हैं 2002 के बाद ही इनफैक्ट कहिए कि वो जो पंजाबी एनआरआई होते हैं, उन एनआरआई के द्वारा जब हिंदुस्तान आ जाता है तो वो इसको एक नया वो टर्म कहा जाता है कि हनीमून शादी कहा जाता है, कि वो बाहर से आते हैं, किसी लड़की से शादी किया, महीना 2 महीना उनके साथ रहा, उसके बाद फिर उनको ये प्रॉमिस करके चले जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए वीज़ा भेज दूंगा, तुम्हारा पासपोर्ट भेज दूंगा, तुम आ जाना। लेकिन वो कभी होता नहीं, और ये पूरा उन्होंने मुहिम चलाया था और इसमें बहुत सारा पैसा भी उन्होंने कमाया था, कहा जाता है। एजेंटों के खिलाफ, जो एजेंट भेजते थे लोगों को विदेश, उसके ऊपर इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना करके बहुत कुछ किया था। तो वो फिर गायब हो जाते हैं सीन से, क्योंकि दिलीप जायसवाल इस समय तक काफी स्ट्रांग हो चुके होते हैं। वो करतार सिंह और उसके साथ साथ जो प्रतिमा देवी है, गुरदयाल सिंह, इन लोगों का भरोसा जीतते जीतते 2002 तक दिलीप जायसवाल बन जाते हैं उस हॉस्पिटल के, यानी कि एमजीएम माता गुरजा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं वो। और दूसरी तरफ जो लॉयंस क्लब है वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है? क्योंकि लॉयंस क्लब का पूरा जो करता धरता हुआ करते थे वो हुआ करते थे करतार, ये आपके बलवंत सिंह, और बलवंत सिंह अब पॉलिटिकली खत्म होने की कगार पे हैं। 2012 में ये जाकर के यूपी में इलेक्शन भी लड़ेंगे, हार जाएंगे। फिर 2015 में इनको जो है वो एमएलसी बना करके मिनिस्टर बनाया जाता है, जेल मिनिस्टर। तो वो अब सीन से गायब है और बाकी चीजें वो जो एनआरआई वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे खेल ये होता है कि चूंकि करतार सिंह के ऊपर पहले से ही आरोप लगा हुआ है कि मर्डर का आरोप लगा हुआ है, हालांकि वो छूट भी जाते हैं, उनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा हुआ है, पैसा का आरोप लगा हुआ है, और वो अय्याश किस्म के आदमी थे। ये उनकी माता प्रतिमा देवी भी जानती थी और गुरुद्वाल सिंह को सब लोग पसंद करते थे। लेकिन गुरुद्वाल सिंह जो थे वो सीधे साधे इंसान थे। दिलीप जायसवाल ने यही फायदा उठाया और करतार सिंह, बलवंत सिंह को साइड करने के बाद वो करतार सिंह को साइड करना शुरू कर देते हैं। और फिर 2002 में ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग चुका है, एफआईआर हो चुका है, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तो वो रह नहीं सकते हैं, तो बचा कौन रहने के लिए? जो दूसरे हैं गुरुदयाल सिंह, वो बिल्कुल सीधे आदमी है। दिलीप जायसवाल कब्जा कर लेते हैं इस पोस्ट के ऊपर और धीरे धीरे कब्जा ऐसा जमाते हैं कि जो उनके मालिक हैं उसको ही बेदखल कर देते हैं। 2012-13 का एक, और इन सब के बीच में देखिए दिलीप जायसवाल कितने शातिर हैं कि इन सब पूरी कहानी के बीच में जितने भी केस करतार सिंह के ऊपर हो रहा है, करतार सिंह जितने ही पिटीशन कर रहे हैं, उसमें प्रतिमा सिंह का आपको नाम मिल जाएगा, प्रतिमा कौर का नाम मिल जाएगा, उसमें आपको कहीं पे दिलीप जायसवाल का नाम नहीं मिलेगा। उसमें एक और जो सेक्रेटरी थे उस हॉस्पिटल के सेक्रेटरी जो बनाया गया था, उनका नाम उसमें मिल जाएगा, लेकिन दिलीप जायसवाल का नाम नहीं मिलेगा। दिलीप जायसवाल का नाम एक 2013 के केस में होता है, जहां पे कि वो आरोप लगाते हैं करतार सिंह के ऊपर, और एक और झा जी है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के हमें फोन किया और फोन करके हमें धमकी दिया और ये कहा कि हम करतार सिंह के आदमी बोल रहे हैं, और बोला कि मार देंगे, काट देंगे, ये सब चीजें चल रही है। उसी दौरान 2011 में भी एक घटना घटती है जब हॉस्पिटल के अंदर जो है वो
स्टूडेंट को किडनैप कर लिया जाता है, फिर दिलीप जायसवाल पूरा नेशनल हाईवे जाम करते हैं, फिर वो स्टूडेंट वापस आता है और ये सब कुछ, और ये रेगुलर वहाँ पे ये सब घटनाएं घट रही है। बहुत सारे क्राइम सीन वहाँ पे हो रहे हैं उस हॉस्पिटल के अंदर। उस हॉस्पिटल के अंदर तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत तरह की कहानियां जिसका एविडेंशियली प्रूफ नहीं है, हम नहीं बताएंगे। लोग कहते हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, अमित शाह जी वहाँ पे जाके रुकते हैं, बहुत करीबी हैं, और इसी दौरान वो बहुत बीजेपी के धीरे धीरे बहुत करीबी होते चले गए। वो तो लालू यादव के भी करीबी है। कहते हैं दिलीप जायसवाल किसी के करीबी नहीं है और सबके करीबी है, क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसे के दम पे सब कुछ करते हैं। तो ये सब कहानी चल रही थी, और ये करते करते इसी दौरान करतार सिंह की डेथ होती है। करतार सिंह की डेथ कब हुई है, उनका मर्डर कब हुआ है, उससे रिलेटेड आपको कहीं कोई FIR, कहीं कुछ भी, कोई भी एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। हमने पूरा प्रयास किया, अगर आप लोगों को कोई भी है इस बारे में कोई भी जानकारी है, उनके किस थाने में उनका रिपोर्ट लिखा गया, क्या रिपोर्ट नंबर है, लेकिन आज तक उस केस का कहीं कोई डिटेल नहीं मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर करतार सिंह का कोई भी डिटेल क्यों नहीं मिल रहा है उनके मर्डर का, वो गायब हुए, क्या हुआ उनका। गुरदयाल सिंह और प्रतिमा देवी आज भी जिंदा, और लोग कहते हैं गुरदयाल सिंह बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं दिलीप जायसवाल कितने बड़े आदमी हैं। वो जिस तरह से करतार सिंह को जो है वो में उनका हाथ हो सकता है, उसी तरह से डरे हुए हैं। अब इसमें देखिए ये आरोप प्रत्यारोप है, इसमें हम एविडेंस नहीं दे रहे हैं, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं पता इसके बारे में, लेकिन वहाँ के लोग ये सब आरोप लगाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमने बहुत लोगों से बात किया है किशनगंज में। ये वहाँ से कहानी है, और इस कहानी में फिट बैठ रहा है जो अभी तक एविडेंस प्रूफ है, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो कोर्ट वगैरह का रहा है। ये साफ साफ वहाँ पे दिख रहा है कि कैसे दो गुटों में लड़ाई लगातार रही, और उस दो गुटों में लड़ाई पहले जो है वो बलवंत सिंह वाले गुट के साथ लड़ाई हुई, उसमें जो है दिलीप जायसवाल इनके परिवार का जो आपके जो करतार सिंह के परिवार का विश्वास जीत करके पहले बलवंत सिंह को साइड करते हैं, फिर उसके बाद करतार सिंह को साइड करते हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि सीधे साधे हैं, गुरदयाल सिंह जो दूसरे बेटे हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब सवाल जो है सबसे बड़ा यही होता है जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री जरा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि संसद के द्वारा बनाए गए एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो कि हिंदुस्तान में बहुत कम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है सिख कम्युनिटी का, उसके ऊपर आज पूरा का पूरा कब्जा एक नॉन सिख का कैसे हो सकता है। और उसके जो असली मालिक हैं, जिन्होंने इसको पूरा बनाया, चाहे वो गुरदयाल सिंह हो, चाहे फिर वो उनकी माती प्रतिमा कौर हो, इनका कहीं कोई अता पता क्यों नहीं है। उनके बेटे जो दिलीप जायसवाल के बेटे हैं, इच्छित भारत है, बहुत सारा फाउंडेशन बना हुआ है, कंपनी की दवाइयाँ चल रही है उनकी, और उस कंपनी की दवाइयाँ से कहते हैं कि आयुष्मान भारत में करोड़ों करोड़ का इनकम हो रहा है। और यही कारण है कि अगर आप दिलीप जायसवाल जी का देखिएगा इनकम, तो 2019 तक उनका 15 लाख रुपए है, और 2020 में उनका इनकम जो है वो 1,20,00,000 रुपए हो जाता है। उसके बाद का अभी तक हमने जो चेक किया, अभी तो MLC वाला जो है वो विधान परिषद के मेंबर है, वो विधान परिषद का वेबसाइट जो है वो असेट डिक्लेरेशन वाला खुल ही नहीं रहा है। अभी इलेक्शन है तो ऐसे सारे वेबसाइट को डंप किया जाएगा, ऐसे सारे वेबसाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ला करके वो कर दिया जाएगा। तो ये सारे 10 सवाल थे जिसको हमने आपके लिए ढूंढने का प्रयास किया। कुछ चीजें का एविडेंस प्रूफ है और कुछ चीजें जो है वो एक बिल्कुल अजम्पशन के आधार पे ही है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।